Okay, dear students, good evening. How are you? We have left this topic study on the religious part, particularly on the topic Buddha age. I have discussed with you about Upanishadic philosophy, with Buddhist philosophy, Jaina philosophy. Today, first of all, I have to make you familiar with and clear about the materialistic thinkers, who were they and what was their basic objectives and how did they differ with the, you can say, Buddha and Mahavira in their ideas. But earlier than that, I have brought 5 MCQ questions and you people are intelligent enough for answering almost all the questions simultaneously, and you people are just, you can say, performing well. Even today I can make the same expectation from you people. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आप आइए पहले क्वेश्चन को देखिए कि इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर सिमिलर बिटवीन हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन. मीन्स कि इन रिलीजियस कंटेक्स्ट यू कैन से कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन. मतलब हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में आपको कौन सी समानता दिख रही है. एक पॉइंट है पॉलीथिज्म यानी बहुदेववाद, वर्शिप ऑफ गॉडेस मातृदेवी की पूजा, आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, एंड फोर्थ सैक्रिफाइस यज्ञ. और आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में आपको रिलीजन में क्या कॉमन लगा. Select the correct code. Choice A 1 and 4 only, B 1, 2 and 3 only, C 1, 2 and 4 only, and D all 1, 2, 3 and 4. Be fast. Even you have to observe website Mr. Ankur. Yes, sir. अभी पहले देख लो स्टूडेंट्स का, केवल 1-2 आंसर देख के मत बताया करो. ट्रेंड बताओ. सी है. ओके. तो मतलब है ये दोनों में है, क्योंकि फीमेल गॉडेस इवन वैदिक में है और सैक्रिफाइस भी दोनों में है, बिकॉज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल एंड कालीबंगा. केवल ये नहीं है. ओ क्या, व्हाट एन इंटेलिजेंट आंसर यू पीपल हैव गिवन. आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूं. क्वेश्चन नंबर 2, टू प्लीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटी it was not only sufficient to perform sacrifice but also necessary to elevate one's character. Choice A Indra, choice B Varuna, choice C Vishnu, and choice D Prajapati. Be fast. मतलब किसके लिए हमें केवल उनकी पूजा या इन्वोक करना आवश्यक नहीं है, बल्कि चैत्र को ऊंचा उठाना भी आवश्यक है. और ये 4 चॉइस आपको दिया गया है, आप चुनिए. वरुणा. यस, गुड. Question number 3, with reference to the characteristics of the religious perception of Buddha age, which of the following statements are correct. मतलब कि जो बुद्धा युग में जो रिलीजियस परसेप्शन, जो धार्मिक विश्वास है, धार्मिक विचार है, उसके बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पॉइंट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मन एंड रीइनकार्नेशन. मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मन एंड रीइनकार्नेशन मतलब रीबर्थ. 2, इंपॉर्टेंस ऑफ एसेटिक लाइफ यानी संन्यास जीवन की प्रधानता. पॉइंट 3, टू अपोज अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स. मतलब नगरीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य का विरोध करना. तो ये 3 फीचर्स दिया गया है और आपको बोला है कि उस समय का जो धार्मिक समुदाय है, उस समय के जो धार्मिक पंथ हैं, उनके विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उनके विश्वास के बारे में या उनका परसेप्शन के बारे में. यस, गुड. अब क्वेश्चन नंबर 4,
A. The Upanishads rejected the Vedic religion. And reason, the Upanishads emphasize that knowledge is more important than sacrifice. यज्ञ, मतलब असर्शन में आपको बता रहा है कि उपनिषद ने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया, और रीजनिंग में दे रहा कि उपनिषद ने इस बात पर बल दिया कि सैक्रिफाइस की तुलना में जो नॉलेज है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। चॉइस नंबर बी। बी कौन सा आ रहा है, ज्यादा डी या ज्यादा बी? डी। गुड, डी। जानते हो ये गलत है, ये करेक्ट है। 5 के 5 आपने करेक्ट कर दिया, और खास के डी करके तो आपने दिल खुश कर दिया। ये 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल और स्टैंडर्ड थे। इसका मतलब है माय स्टूडेंट्स, आप लोग टॉपिक बड़े अच्छे से समझ रहे हो। आप इतना अच्छा एमसीक्यू में परफॉर्मेंस कर रहे हो कि मुझे लगता है कि अब आपकी तालीम पूरी हो चुकी है, और शायद अब आपको जांचना या एग्जाम लेना सही नहीं है। शुड आई डिसकंटिन्यू द एमसीक्यू क्वेश्चंस माय स्टूडेंट्स? प्लीज इन्फॉर्म मी yes or no. Please inform me yes or no. Should I discontinue the MCQ questions as you people are enlightened enough to answer such questions? No, sir. No, I should continue. Yes. 4 questions. Yeah. 4 questions. On fourth question, are they having objection? नहीं, ये चौथा ही हुआ है। Okay. One question more. Consider the following factors which were responsible for the presence of multiplicity of religious sects during Buddha age. मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कारण बुद्ध काल में जो धार्मिक पंथों की बहुलता है उसके लिए उत्तरदायी था। कौन सा कारण धार्मिक पंथों की बहुलता के लिए उत्तरदायी था? Consider the following factors which were responsible for the presence of multiplicity of religious sects during Buddha age. 1. Expansion in agrarian economy, 2. Socio-economic inequality, and 3rd, ideological differences. Maximum D. Yes, D. 1, 2, and 3. Excellent answer, excellent performance you people have done. मतलब ये 5वां क्वेश्चन मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैंने चौथे क्वेश्चन तक आपकी इतनी तारीफ कर दी है कि कहीं 5th क्वेश्चन आप मिस कर दो, लेकिन आपने 5th क्वेश्चन भी सॉल्व किया। सो इट इज योर अचीवमेंट इज क्वाइट कमेंडेबल, ऑल्दो I will, up to the last class, I will continue the MCQ questions, because whenever you people are solving MCQ questions, so it is equally inspiring, and you can say inspiring as well as, inspiring for me and bringing me into the good humor. So that's why I will continue with the 5 questions. अब चलिए हम लोग आते हैं उस मुद्दे पर जो कल जहां छोड़ा था, और
It is, my students, I have just turned to this materialistic philosophy. In the previous class, where is page, Mr. Ankur? Likewise. Huh? Okay. Usarpini, Avsarpini you already find here. अब I have told you कि Upanishadic philosophy I have made you clear, polytheism you can say philosophy I have made you clear, Buddhism, Jainism, a materialistic philosophy. The materialistic philosophy, my students, actually there was the group of thinkers and that was called materialistic thinkers. Sir, Kankan पूछ रही है कि sir please explain little about Aswapini. Kankan. Yes. Kankan, you have asked me a question about Avsarpini. Actually, I have told you, in fact, it was, you can say, emphasized by Jaina philosophy that this universe is, this world is eternal. Eternal means it is having neither beginning nor end. It had to remain permanently. But in this world, there are two different phases. One phase is the phase of upsurge. Upsurge मतलब एक है जो उत्थान का काल है. उत्थान के काल को कहते हैं phase of upsurge. So this phase of upsurge was called Utsarpini. And what is the speciality of Utsarpini? That in phase of Utsarpini, 63 Shalaka Purush, and great men were supposed to be born. Among the 63 Shalaka Purush, 24 were Tirthankaras and 12 were Chakravarti rulers. But there was, then it is followed by, the phase of Utsarpini was followed by a phase of decline. That is called Avsarpini. And during this phase of Avsarpini, even the size of the human beings was going to be extremely smaller. They were just plucking brinjals through bamboos. मतलब उनका आकार इतना छोटा हो जाता है कि वो बांस लेकर बैगन तोड़ते हैं. बैगन इज ए vegetable, you know. So it was just like, you can say, a smaller tree of vegetable. So it was the size, but still they are using the bamboo for plucking the brinjals. So it means that their size was extremely smaller. So it was Avsarpini, means the phase of decline. The philosophy है, just take it easy. Sir, yes. Reena कह रही थी sir, Shajia cult is associated with. Which cult? Shajia. Reena, the question is not clear. What is Sajia cult? Sahajia. Oh, Sahajia. Actually, Reena, just wait. I will just talk about Sahajia later, not during this phase. So please wait for the next question. Next topic. Narendra sir, what is the difference between Brahmans, Aranyak and Upanishads? Aha, Narendra, you are missing one thing. Let me finish religion. After finishing religion, actually, Narendra, the basic problem is that time and again I have just imparted you what is my scheme of teaching. In my scheme of teaching, I am moving one by one and going horizontally. So here I have taken religion. We have finished Vedic period, then Buddha period, then Maurya period, then post-Maurya period, then Gupta period, then post-Gupta period, and early medieval age. Then next one topic would be literature, the language and literature. So there I will just give you a glimpse of how did languages in North India and South India evolve, and how did literature evolve. So whenever I will deal with Vedic literature, Naren, it was at that time I will deal with the text like what were Vedas, what were Aranyakas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads. So all would be crystal clear. Then you will not have any problem once let me come up to this topic. But Naren, even yesterday I have requested you people don't ask the question from the subsequent topic. Just limit yourself either with the topic I am just tackling with or the topics I have finished.
what is idea of Kalpavriksha in Jainism? Who? Gaurav. Gaurav, actually Kalp Vriksha was the actually wish fulfilling tree. कि whatever you wish from Kalp Vriksha, the Kalp Vriksha will fulfill it. In Brahmanism, such a concept in Kamdhenu cow. So, in the same manner, you will find the concept of Kalp Vriksha. Okay, sir. I mean, materialistic thinkers, you can say, you will find certain names. For example, Ajit Kes Kambalin, Ajit Kes Kambalin, Pakud Katyayana, Pakud Katyayana, Puran Kashyap, Kashyap, Makhali Goshal, Makhali Goshala, Sanjay Velit Putra, Sanjay Velit Putra, and later who was actually belonged to the tradition of Ajit Kes Kambalin himself. You might have heard the name of Charvak. So in this way you can see that these were the materialistic thinkers. What were their specialty? So they didn't believe either in the theory of karman and rebirth. They didn't believe that karman is having the definite result in life and the karman and rebirth are taking place. They didn't believe it. Secondly, you can say actually in the world you will find the two different types of thinkers. One type of thinkers believed theory of free will, and second type of thinkers believed in theory of predetermination. So now what is the difference between the two? The thinkers who believe that through your karma or through your effort you can change the direction of your future. So that means theory of free will. So Upanishadic philosophy, Buddha, Mahavira and many others believed in the theory of free will. Means कि Buddha believed that through your consistent effort you can get nirvana. Mahavir believed that through your you can say consistent effort you can get kaivalya. Upanishadic philosophy just is ensuring you will get salvation on the basis of your effort, on the basis of your acquiring knowledge. But theory of predetermination that was promoted by these thinkers, I have given here the name. They believe that no, your future is sealed, your future is predetermined. You cannot make any change in your future with your artificial efforts, because your future is predetermined, predestined. You can do nothing. They were niyativadi in one sense. Even if you are doing karma, it will hardly produce the result. Even if you are not doing karma, it will hardly make a difference. मतलब देखो दो तरह के जो थिंकर्स होते हैं, एक मानते हैं कि हमारा भविष्य हम अपने भविष्य अपने प्रयास से बदल सकते हैं. तो उसी के लिए हमने टर्म दिया है थियरी ऑफ फ्री विल. जैसे उसमें बुद्ध है, महावीर है, उपनिषद का थिंकर है और कुछ थिंकर्स है जो थियरी ऑफ फ्री विल में विश्वास करते हैं. दूसरे तरह का जो थिंकर्स है उनका है थियरी ऑफ प्रीडिटर्मिनेशन. तो थियरी ऑफ प्रीडिटर्मिनेशन यह कहता है कि हमारा जो फ्यूचर है वह पहले से पूर्व निर्धारित है, उसमें हम अपने प्रयास से कोई भी संशोधन या कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं. जो होना है वही होगा. जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे अजित केस काम्बलिन है, ही वॉज यादृच्छावादी.
Yadrikshavadi, he declared that कि whatever you do, the result is the same, so better do what you like. मतलब वैसा करो जैसा तुम चाहते हो, तो ये कहलाई यदृक्षावादी. Likewise you can say Makhali Goshala, he was नियतिवादी, मतलब believes in the theory of the, you can say, sealed future, predetermination. Later you can say Charvak, he belonged to the tradition of the same Ajit Keskamblin. And Charvak became the father of Lokayata philosophy, Lokayata philosophy. And Charvak वो declared that कि the sense organ is the source of knowledge. मतलब उसका कहना था कि जो हम नहीं देख सकते हैं, जो हम प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव, उसका कहना था कि जो प्रत्यक्ष अनुभव है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज द मीन्स ऑफ नॉलेज. माने वी कैन गेन द नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस. देयर इज नो अदर सोर्स, नॉट मेडिटेशन एटसेट्रा. व्हाट वी हैव टू मैनिफेस्ट इन लाइफ, दैट इज ट्रूथ. व्हाट टू मैनिफेस्ट, दैट इज ओनली ट्रूथ. So direct experience is the source of knowledge. The king is God because he is clearly visible. We cannot visualize God. So king is God. Death is the end of life. Death is the end of life. So better to eat, drink and make merry. खाओ पियो मौज करो. चारवाक के ही मुख से ब्राह्मणों ने कहलवाया है, जदम जीवे सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पीवेत. जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो. Although here I have to inform you कि actually Brahmanic elements in society at that time, they were basically disgracing Charvak or degrading him. Although Charvak was a great scholar of his time, and he was the father of Gyan Mimamsa. He was a very knowledgeable person, you know. So, up now you can see, my student, Buddhism and Jainism could not only survive, but Buddhism and Jainism could change the course of history. But these materialistic philosophers simply vanished. Why? तो वन रीजन में भी कि बुद्धिस्ट एंड जैना फिलोसफी और उपनिषदिक फिलोसफी दे कॉरेस्पॉन्डेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम. मतलब जैसे बौद्ध पंथ है, जैन पंथ है या उपनिषद का चिंतन है, वह युग सापेक्ष था, युग की जरूरत के अनुकूल था, युग बदलाव चाहता था. और बुद्धिज्म, जैनिज्म, उपनिषद ने युग को एक्सेप्ट किया. और इनका जो थियरी थी कि व्हाट एवर यू कैन डू द रिजल्ट इज द सेम, तो ये युग के अनुकूल नहीं था, इसलिए इनको ज्यादा स्वीकृति नहीं मिली एंड दे लॉस्ट इनटू द पेजेज ऑफ हिस्ट्री. सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये है कि कुछ एक तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इफ दिस थिंकर्स, बिकॉज दिस थिंकर्स वर द एथिस्टिक, देयर इज द टर्म दैट इज कॉल्ड एथिस्टिक. ऑल्दो इवन बुद्धा वाज एथिस्ट, बट दे वर कंप्लीटली एथिस्टिक. सो इफ दिस फिलोसफी कुड हैव सर्वाइव्ड, अकॉर्डिंग टू आर. शर्मा, their philosophy could have been survived. This philosophy could have encouraged science and technology, but unfortunately the philosophy could not survive, and gradually you can see in India always idealistic philosophy, or you can say philosophy which believes in the primacy of idea, that always prevails. A materialistic philosophy is not getting green pasture in India, so that's why you can say कि दिस फिलोसफी, मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी वैनिश्ड इन कोर्स ऑफ टाइम. मतलब इनका कहना यह है कि भारत का एक, यहाँ की हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक कुछ ऐसा बेंट रहा है कि हमारे यहाँ वैसी फिलोसफी जो आइडियाज को महत्व देती है, विचारों को महत्व देती है, वो तो आगे बढ़ जाती है. लेकिन जो भौतिकतावादी होती है, जो मैटेरियल थिंग को ज्यादा महत्व देती है, वो हमारी मिट्टी पर पनप नहीं पाती है. लेकिन अगर वो पनप जाती, आर. शर्मा कहते हैं, तो हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का और भी विकास होता. तो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंकर्स. ओके मिस्टर अंकुर. नंदिनी कह रही है कि जब बुद्धा खुद ही एथिस्ट थे तो बाकी लोगों ने उन्हें गॉड क्यों माना?
It was in course of time. Nandini, whenever I will teach you Buddhism later and during the Mahayana phase, then you will be clear. Because so far I have simply made you familiar with Buddha, but later I will inform you कि gradually बुद्धिस्ट फिलोसफी हैड टू इवॉल्व. मतलब अभी तो मैंने आपको केवल बुद्ध से परिचय कराया है, फिर आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे बुद्धिज्म और इवॉल्व करता गया, सिचुएशन कैसे चेंज करता गया और कैसे बुद्ध को मूर्ति बनाकर भी पूजा गया. तो आगे होने वाले विकास से इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे. What was the condition of women during Jainism, where they divided in Digambar and followed Brahmacharya? Chankit, even just as Upinder Singh also believes, even in Jaina monastery, you will find the representation of women. So women could have joined the, you can say, the group of monks as well. But basic problem was that the women could not discard her clothes completely like the males. So that was putting some constraint on women. So that's why you can say women were not so much women were not so widely attracted towards Jainism as you find in case of Buddhism. Shivangi sir, why did social condition of Vaishya decline during Gupta and post-Gupta age? Who? Shivangi. Shivangi, even yesterday I have replied this question. Possibly Shivangi, you have not noticed my question. I have told you in fact for the decline of Vaisyas in Gupta period, R.S. Sharma has given the explanation that possibly Vaisyas discarded the method of sacrifice and they got dissociated with education. That's why their social position declined. It was the explanation by R.S. Sharma. So far the question of post-Gupta is concerned, you know, up to this period there was a decline of trade and commerce. So might be economic condition of Vaisyas declined and it led to the decline in their social condition as well. Sachin Kiran, unlike Buddhism, is Jainism believe in soul? Believe in? Soul. Buddhism? Sir, unlike Buddhism, each Jainism believe in soul. Who? Sachin. Jainism not simply believed in soul, but Jainism believed in multiplicity of souls. Suppose you can say you will compare Upanishadic philosophy with Jainism, you will come to realize that Upanishad talked about a universal soul, a single soul that emanates from Brahm and Jiva both, the single soul. But according to Jainism, the human being, actually there are the multiple souls in this world. And Jainism believed that not simply man and animals, which are supposed to be the animate objects, but even plants, stone, rivers, ponds, all were having their soul. So Jainism believes in the multiplicity of souls, undoubtedly. Why did Sarmana tradition occurred? Sarmana tradition means the asceticism. During the Buddha age, you will come to realize that as there was the sharp economic because in Vedic period, you know, that there was not so much surplus production and economically there was not much advancement. So during Buddha period, you can imagine, during Vedic period, there was not sharp economic inequality. But in Buddha period, as there was the wider growth in surplus production, so it led to the sharp economic inequality and even social inequality. So those who were lagging behind, so they developed a sense of disillusionment with the material life. So that's why you can see a large number of people started to move for asceticism. And simultaneously you can say, suppose you can say Vedic economy. Could Vedic economy give support to asceticism? Not. Why? Because suppose you are going to be an ascetic, but question arises, you are going to be an ascetic or a monk, so who will provide you the grains? Because the agriculture was not so developed. But up to Buddha age, the agriculture was sufficiently developed, so the economy of the Buddha age could give support to ascetic life as well. So it was one of the reasons, that's why you can say in the Buddha age, the Sarmana culture or ascetic life gained in ground.
gained ground. Okay, sir. My students, whatever I have discussed with you, that was from the prelims point of view. But from the mains point of view, now I have here given you certain questions and you people have to go through the questions. Why is the period of 6th century BC considered the period of intellectual revolution? Intellectual revolution or intellectual fermentation, also you can use that term, fermentation. Either you can use the term revolution or fermentation. तो here you come to know, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि 6ठी सदी से पूर्व का काल बौद्धिक आंदोलन का काल क्यों माना जाता रहा था, यह बौद्धिक आंदोलन का काल क्यों माना जाता रहा था. So the 6th century BC marked an era of profound intellectual exploration known as the age of inquiry. इसको age of inquiry बोलते थे. During this time, people developed into existential questions surrounding life, death, the afterlife, and the essence of the soul. This intellectual movement had been gradually evolving since the Aranyaka period, but reached, I'll discuss with you whenever I will teach you Vedic period, Aranyaka, reached a pinnacle of revolutionary thinking with the emergence of diverse sects and ideas. 1. The 6th century BC marked a significant shift in ideology, sparking deep contemplation and vibrant intellectual discourse. It became a time of active exploration and debate regarding the fundamental meaning of life. 2. This era witnessed the emergence of diverse religious sects. Buddhist texts mention the existence of 62 sects, while Jaina text refer to 363 sects that thrived during this period. 3rd, thinkers of this epoch presented a wide array of philosophies, with some embracing the concept of karman and rebirth, while others rejecting it. The Upanishads delved into the concept of the supreme soul, whereas the Buddhist texts questioned the very existence of the soul. Additionally, this period holds global significance as an intellectual revolution, coinciding with the influential thinkers like Pythagoras in Greece. क्योंकि जिस समय यहाँ बुद्धा और महावीर थे, उसी समय वर्ल्ड स्केल पर पाइथागोरस ग्रीस में था, Zarathustra in Iran, and Confucius and Lao Tzu in China. So these were the international thinkers, Did the Buddhist sect encompass both religious and social reform movement? Please, people, you have to go through. Anywhere you find difficulty, you can ask me. That is a question from men's point of view. This question is from men's point of view. The Buddhist sect encompassed both religious and social reform movements, making it a transformative force in both aspects. This can be understood through several key points. First, it rejected yajna. Yajna means sacrifice. And the Vedic rituals, distancing itself from ongoing religious controversies by challenging beliefs in the existence of the soul and divine entities. 2. Buddha proclaimed that the Varna system, which upheld Brahminical superiority, and the caste system was a human creation rather than a divine decree. Point 3rd, Buddhism broke new ground by welcoming women into the Buddhist Sangha, offering them equal opportunities for spiritual growth. The sect's regard for women is evident in literary works like the Therigatha, a collection of poetry in female nuns. Point 4, Buddhism also provided an inclusive path to nirvana for Sudras, undermining the rigid social hierarchy and allowing them to participate in the Sanghas. Point 5, the emphasis on non-violence in Buddhism fostered a supportive environment for the agricultural economy, earning the allegiance of householders. आप पढ़ लेना, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो आप. What were the limitations of the social reforms initiated by Mahatma Buddha? Saint Buddha.
limitations. Despite what were the limitations? कुछ limitations भी है. Despite Mahatma Buddha's criticism of the Brahminical caste system, he was unable to eradicate its influence completely. Some remnants of caste bias persisted within the Buddhist sect, resulting in a significant number of upper caste individuals remaining part of the Buddhist Sangha. बुद्धिस्ट संघा में सबसे ज्यादा जो नंबर्स है वो अपर कास्ट का था, जो बताता है कि कहीं ना कहीं बुद्धा का बाइज्ड हायर कास्ट की तरफ रहा. द बुद्धिस्ट सेक्ट फेस्ड चैलेंजेस इन फुल्ली लिबरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रिप ऑफ ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की. Faced challenges in fully liberating itself from the grip of Brahminical patriarchy, while Buddha eventually allowed women to join the Buddhist Sangha in response to mounting pressures. Disparities between genders persisted. Separate monasteries were established for nuns, but they were placed under the strict supervision of the monks. मतलब यहां पर आपको कहते हैं कि भाई द बुद्धिस्ट सेक्ट फेस चैलेंज इन फुल्ली लिबरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रिप ऑफ ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की. मतलब ये अपने आप को पूरी तरह से ब्राह्मणिक पैट्रियार्की से बुद्धिज्म फ्री नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो नन्स के ऊपर जो उस समय थे लेडी मॉन्क्स जिसको बोलते हो लेडी मॉन्क्स, उसके ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगाया, उनके साथ इंफीरियर ट्रीट किया, उनको मेल मॉन्क्स के अधीन रखा जाता था कंट्रोल में. तो इसलिए ये भी लिमिटेशंस बुद्धिज्म का एक माना जाता है. What factors contributed to the global expansion of Buddhism, leading it to become a widely followed world religion? मतलब what factors contribute to the global expansion of Buddhism, leading it to become a global religion कह सकते हो, a widely followed world religion. हाँ ठीक है. Mahatma Buddha's and Saint Buddha's establishment of Buddhism as a world religion like Christianity and Islam can be attributed to the following factors. Point 1. Buddhism addressed immediate economic concerns such as money lending and ethical commerce while promoting animal welfare. 2. The rejection of the Varna and caste system tackled pressing social issues, एडवोकेटिंग फॉर अ मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी. मतलब वो ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते थे. 3. बुद्धिज्म एक्सप्लोर्ड यूनिवर्सल एंड टाइमलेस क्वेश्चंस सराउंडिंग सफरिंग, डिजीज, एजिंग एंड डेथ. 4. द एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट संघा एंड डेडिकेटेड मॉन्क्स फैसिलिटेटेड द डिसेमिनेशन ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस बॉर्डर्स. मतलब बुद्धा संघ ने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया. Support from influential kings like Ashoka and Kanishka bolstered Buddhism popularity and expansion. These regions contributed to the global spread of Buddhism as a significant world religion. एक फैक्टर मैं स्टूडेंट्स में इसमें और भी करना चाहूंगा. जैसे देखो एक फैक्टर क्या है, बुद्धिज्म addressed certain fundamental issues which certain fundamental issues which were free from time and distance, free from the constraint of time
and distance and universal in nature. It raised certain fundamental questions, चाहे फंडामेंटल इश्यूज like sorrow, यानी दुख, sorrow, old age, disease and death. मतलब यहां आपको मैंने ये कहा कि देखो, बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी में चाहे किंग ने जो भी रोल प्ले किया हो या बाकी लोगों ने जो भी रोल प्ले किया हो, लेकिन बुद्धिज्म के पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण यह था कि बुद्धिज्म ने कुछ ऐसी यूनिवर्सल इश्यूज को एड्रेस किया जो सभी काल और सभी देश पर लागू हो रहा था। जैसे ये 4 ऐसे इश्यूज थे जो सभी सोसाइटी के लिए इक्वली कंसर्न के विषय थे और सभी टाइम में इस पर स्कॉलर सोचते रहे हैं। एक है दुख, माने संसार क्या है, उसने कहा ये संसार दुखमय है। तो मतलब दुख एक ऐसा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि एक इंडियन भी कहेगा मैं दुखी हूं, एक चाइनीज भी बोलेगा मैं दुखी हूं, एक अमेरिकन भी बोलेगा मैं दुखी हूं। मतलब दुख एक ऐसा है कि हर इंसान, एक प्राइम मिनिस्टर से लेकर रिक्शा पुलर तक, हर आदमी अपने को दुखी महसूस करता है। तो बुद्धिज्म को बड़ा इजी क्लाइंट मिल गया दुखी व्यक्ति के रूप में, क्योंकि सभी अपने को दुखी, सर्वम दुखम, तो सबको अपील किया। दूसरा बुढ़ापा से सभी को डर लगता है और डिजीज की चिंता तो सभी को रहती है और डेथ का डर तो सभी को सताता है। तो 4 ऐसे फंडामेंटल इश्यूज उसने एड्रेस किए, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, तिब्बत हो, श्रीलंका हो, हर जगह उसकी अपील पहुंच गई। पाइथागोरस एक आपने सुना होगा, एक ग्रीक का मैथमेटिशियन पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग बहुत सारे साइंस वाले होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मैथमेटिशियन, पाइथागोरस वाज ए फिलोसोफर एज वेल। सो पाइथागोरस वाज इन फैक्ट, apart from a mathematician, he was a philosopher. So बच्चे कह रहे हैं कि point 6 is also mentioned in point 3. Surrounding suffering, aging. Yes, you are right. You are mentally alert, smart people, and it is a matter of greater rejoice for me. आप लोग स्मार्टली हो, इसलिए क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स का बहुत अच्छे से सेट कर लेते हो। मेंस का क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। आज मैं एक क्वेश्चन आपको मेंस का दूंगा एंड यू पीपल उसको सॉल्व करके बताओगे। Sir, we are hearing a difference between karma and karman. Both are the same. Rina in Hindi karma, in English karman. So actually for English term I am using karman. रिम्पी पूछ रही है हार्मोनी बिटवीन आर्यन एंड नॉन आर्यन। Who? रिम्पी। Rimpi, please have patience. Harmony or assimilation between Aryan and non-Aryan. Just try to recall this topic belongs to post-Maurya period, and presently I am simply in Buddha age. Let me come to Maurya period, then I will just reach there to post-Maurya period. Then I will solve your queries. Why in Jainism women not allowed to attain nirvana? In Jainism? Yes. In Jainism, there is no use of the term nirvana, kaivalya. Because in women in Jainism, you can say that they could not discard their clothes because it was unethical at that time. So, as they could not discard the cloth, and without discarding the cloth, you cannot attain kaivalya in Jainism, you know. So, there was certain constraint on women. So, Vinay kare Brahminism supremacy during Buddhism period. Your question is not clear, Vinay. Brahmanism superiority during Supremacy during Buddhism period.
ये सुप्रीमेसी नो है, मैंने ब्राह्मणिक पैट्रियार्की से बुद्धिज्म भी फ्री नहीं कर सका। विनय मैंने ये बताया। और मैंने एक चीज दिखा सकता हूँ कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है उसमें मोनेस्ट्रीज में भी सबसे ज्यादा नंबर्स ब्राह्मण्स का ही है। Siddharth, how many times I have told कि nirvana is just, you can say, the form of salvation, and then it was just the blowing out मतलब of the desire, मतलब cessation of desire and the peaceful movement of mind is nirvana। कितनी बार मैंने कल परसों भी समझाया है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, तो कैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ऐसे में। और मिस्टर अंकुर, should I move further? One more question, sir. हर्ष करें, is brahmacharya and asceticism are same? नहीं, brahmacharya is the different thing. Asceticism, you are discarding your house, and while you are making a renunciation, if you are taking renunciation, you can say, and you are just living the active life in your domestic life, then that is asceticism. Brahmacharya, you can maintain brahmacharya even at your house, but in brahmacharya stage, so that was the childhood stage, that was, you can say, a stage for education. That should not be compared with asceticism. Asceticism is different thing. Okay, sir. What is the relevance of Buddhism at present? The Buddhism, what is the relevance to non-violence? I have told ethical principles, social impact, model questions. Here you find what factors contributed to the widespread popularity of Buddhism. You write all the three questions, my students. Do you believe Mahatma Buddha initiated a social revolution? Present your perspective, providing argument to support your opinion. I will discuss this aspect with you tomorrow. What were the key factors that enabled Buddhism to evolve into a global religion? Additionally, explore the contemporary relevance of Buddhism in today's world. So all the questions have been answered. So I think you are having the little work to do here. A Maurya period. In Maurya period, what is the diagram is just observing? Diversity in religious sects. Diagram is just informing you. In fact, as you have already observed that there was the multiplicity of sects during the Buddha age. Actually, the Buddhist, during that time, you can say, in fact, the Buddhist text has mentioned about 62 sects, and Jaina text has mentioned about 363 sects. So Jaina text and Buddhist text, they have just mentioned about the different number of sects, you can say. So here I have to inform you, as there was the multiplicity of sects, so it was a challenge before Emperor Ashoka, because Ashoka was inclined for maintaining the harmony and stability in his empire. So as he had to maintain the harmony and stability in empire, so he will try to search unity among diversity. So in one sense, what you know as Ashokan Dhamma, that's why this diagram is just reflecting you. Ashoka's Dhamma is, you can say, it was having unity in diversity. अशोका ट्राई टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इतने सारे सेक्ट्स हैं, इनके बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो डिफरेंसेस एम्पायर के फैब्रिक को वीक कर सकता है। इसलिए उसने जो अशोकन जो धम्मा उसने रिफ्लेक्ट किया है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है। अब अशोकन धम्मा को देखो, 1 ग्राउंड, 2 ग्राउंड, 3, 4 एंड 5, वी विल इवेल्युएट देम ऑन 5 ग्राउंड्स, Ashoka's model and Kautilya's model. This diagram we are just going to follow. Dhamma of Ashoka. Was Ashoka a devoted Buddhist? A question arises, ki what do you take? Ki Ashoka was a dedicated Buddhist or not? So you come to realize that ki dekho, so far as divide Ashoka in two parts, Ashoka as an individual and Ashoka as a ruler. As an individual, Ashoka was a dedicated Buddhist. For example, Ashoka in his Bhabru is an inscription. Actually, my students, here I have to inform you that Ashoka was the first king who directly addressed to his people through his inscriptions. Ashoka directly addressed to his people through inscriptions.
Here I have to inform you. And Ashoka, that's why there is a scholar Nayanjoti Lahiri. She has told that in fact with the era of Ashoka, there ended an era of a faceless king, because Ashoka came to his people with a face. With his face means with address. अशोका से पहले सभी शासक केवल पुस्तकों में थे, किताबों में थे, लेकिन अशोक का अभिलेख के माध्यम से अपने पीपुल को डायरेक्टली एड्रेस करता है. तो कई बार क्या होगा मैथ स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूजन होगा कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस, मतलब अशोका का इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, मतलब हाउ कैन यू कैटेगोराइज अशोकन इंस्क्रिप्शंस. सो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट a confusion for you. So I am helping you here in what way you can divide his inscriptions so that you will be clear. देखो जैसे Ashokan inscriptions. Better to do classification. Here you have to done classification. So you are doing classification, you can see point first, that is 14 major rock edicts. Unearthed from 10 places. Now, my students, 14 major rock edicts. Normally the students are going to get confused कि Ashokan edicts मतलब आदेश, orders from 14 places. No, 14 major rock edicts means कि 14 orders which have been just, you can say, mentioned in number 1, 2, 3, 4, 5, and such orders have been unearthed from earlier 8 places, then 9 places, and presently 10 places. I should not mention about all the places, that will give you the additional burden on you, and as this is not the part of your optional paper, that is the part of your general studies paper, so that will unnecessarily create, you can say, ruckus and the extra burden on you people. And after that you can say point number 2, minor rock edicts. अब देखो my students, rock, they are just written on the rock of the hill. So minor rock edicts means, it does not mean that the size of the rock. It means कि in the minor rock edicts, so possibly such edicts, such orders have been unearthed from 21 places, but there the number of orders are not in the series as you find in 14 major rock edicts. Rather you can say minor rock edicts, the all orders are independent from each other. जैसे आप माइनर रॉक एडिक्ट देखोगे तो उसमें जो ऑर्डर्स हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, मतलब अलग अलग ऑर्डर्स हैं. फिर तीसरा देखते हो 7 मेजर रॉक एडिक्ट्स, 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स. अब here you can see there is difference between rock and pillar, because pillar was an, you can say, piece of art developed by Ashoka, and Ashoka got manufactured a large number of, you can say, attractive pillars which were symbolizing his royal power, and it is on the pillars he engraved his orders. So such 7 major pillar rock edicts, they have been unearthed from 7 places. It is a coincidence, even orders are 7 and places are 7 from where they have been unearthed. And here you will find in the same manner order number 1, order number 2, order number 3, order number 4, order number 5, 6, 7. So that's over. And then
4 category other pillar edicts. Other pillar edicts. Sorry, other nahi, minor pillar edicts. Here also you'll find, here also orders would be on the pillar of Ashoka, but it is not the part of the 7 orders. Rather the orders would be independent from each other. अब देखो दोनों में फर्क क्या है. अगर तुम 7 मेजर पिलर एडिट्स कहते हो या 14 मेजर रॉक एडिट्स कहते हो, फिर समझ लो तो 14 मेजर रॉक एडिट्स का मतलब 14 ऑर्डर्स है जो 10 प्लेसेस से है. संयोग है 10 प्लेसेस से. माइनर रॉक एडिट्स का मतलब है कि नंबर नहीं, इसका मतलब ऑर्डर अलग अलग है. ये लगभग 21 प्लेसेस से है लगभग. ये बहुत क्लियर नहीं है. 21 प्लेसेस. और जो 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स है वो 7 प्लेसेस से है. उसमें भी ऑर्डर का नंबरिंग है 1 2 से लेकर 7 तक. और माइनर पिलर एडिक्ट्स का मतलब है कि उसमें ऑर्डर्स अलग अलग ऑर्डर सब जगह पर हैं और इसका नंबर क्लियर नहीं है. तो ये आपके अशोक के ऑर्डर्स हैं जो रॉक पर भी है और पिलर्स पर भी. सो आई थिंक यू पीपल आर क्लियर. अब हियर आई हैव टू इन्फॉर्म, कम टू द पॉइंट कि व्हाट अबाउट धम्मा ऑफ अशोका. Was Ashoka a Buddhist or something else? Yes. Divide Ashoka in 2 parts. Ashoka as a man, he was a dedicated Buddhist. Dedicated Buddhist, you can say. In his Bhabru was an inscription, a minor rock edict that was unearthed from Rajasthan. So in Bhabru inscription, Ashoka expressed his faith in Trinity. Expressed his faith in Triratna. Triratna, Buddha, Dharma, Sangha. You find Buddham Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami, Sangam Sharanam Gacchami. These are the 3 jewels of Triratna, means 3 jewels. 3 jewels of Buddhism. हिंदी में किसके बारे में? अभी ये जो इससे पहले जो आप बोल रहे रॉक एडिक्ट वाले में. हिंदी में तो मैंने कह दिया था आपको. जैसे देखो, हिंदी वाले अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना. इसी तरह मैं आपको हेल्प कर दूंगा, घबराना मत. केवल लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है. अंग्रेजी में कहोगे अंग्रेजी में समझा दूंगा, हिंदी में कहोगे हिंदी में. लेकिन वही कि मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना हो तो उनको तो हमने कह रखा है कि आपको अगर कहीं हिंदी से प्रॉब्लम हो तो हम तो इंग्लिश में बोल ही देते हैं. और कुछ चीजें अगर हमसे रह जाती है तो यू कैन आस्क मी. आप इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों डिमांड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. देखो 14 मेजर का मतलब हुआ, उसको कहते हैं 14 बृहद शिलालेख. माने बड़े पत्थर पर 14 आदेश खुदे गए, उसको कहते हैं 14 बृहद शिलालेख. फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स का मतलब है कि कोई पत्थर का आकार बड़ा छोटा नहीं है, उसमें है कि जो आदेश है उसका नंबर नहीं है. जैसे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब 14 आदेश 1 1 2 3 4 करके है. और माइनर रॉक एडिक्ट्स में नंबर नहीं है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. उसी तरह से 7 पिलर रॉक एडिक्ट्स में है कि स्तंभ पर, पिलर पर है. तो 7 आदेश हैं जो अशोक के स्तंभ पर खुदे हुए, और 7 आदेश हैं जो 7 प्लेसेस से मिले हैं. लेकिन माइनर पिलर एडिक्ट्स में है कि उसमें भी पिलर है उतना ही बड़ा, उसका साइज छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है. तो यही मैंने बताने की कोशिश की. मुझे लगता है अब समझ गए होंगे आप लोग. क्या anything common between the theory of free will and the theory of predetermination? No, nothing is common. Anand, both are the different. The theory of predetermination is another thing. Theory of free will is another thing. तो हमने यहां पर क्वेश्चन होता है वाज अशोका एक डेडिकेटेड बुद्धिस्ट. तो हमने बताया कि अशोका को 2 पार्ट में बांट लीजिए. अशोक एक व्यक्ति और अशोक एक शासक. तो एक व्यक्ति के रूप में जो अशोक है वो एक समर्पित बुद्धिज्म समर्पित एक बौद्ध है. उसने भब्रू अभिलेख में त्रिरत्न में आस्था प्रकट की है. बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि. लेकिन और वह मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में बुद्धिज्म का पालन भी करता है. मतलब अशोका, डिवाइड अशोका इन 2 पार्ट्स. अशोका एज एन इंडिविजुअल ही वॉज ए डेडिकेटेड बुद्धिस्ट, बट अशोका एज एन इंपेरर ही वॉज नॉट बाउंड थ्रू द लिमिट्स ऑफ बुद्धिज्म. लेकिन अशोक एक शासक के रूप में बौद्ध धर्म की सीमा में बंधा हुआ नहीं है.
as a ruler what Ashoka propounded as a dhamma. So it was the royal dhamma, not the individual's dhamma. And in royal dhamma you can say Ashoka was not going to be limited through the boundary of Buddhism. And there you will come to know that basically here you are informed that however this concept of Dhamma extended beyond Buddhism, encompassing broader social moral ideals necessary for leading a righteous life you can say. The Dhamma policy emphasized the following principles. Point first, reverence for parents and teachers. Point two, compassion towards servants, slaves and animals. रेवरेंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स का मतलब है माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान रखो. कंपैशन टुवर्ड्स सर्वेंट्स, स्लेव्स एंड एनिमल्स मतलब कि नौकरों, दासों और पशुओं के प्रति करुणा का भाव रखो, करुणा का भाव. और प्रमोशन ऑफ फ्रुगैलिटी एंड मोडेस्टी इन स्पेंडिंग, कम बचत करो और कम खर्च करो, क्योंकि ज्यादा बचत और ज्यादा खर्च करोगे तो समाज में तनाव होगा. और पॉइंट फोर, इरेडिकेशन ऑफ एंगर एंड क्रुएल्टी मतलब क्रोध पर और निष्ठुरता पर नियंत्रण रखो. तो ये कुछ ऐसी चीजें अशोका ने प्रोपाउंड किया जो एक कॉमन, एक जेंटिलमैन्स लाइफ जीने के लिए, एक नोबल लाइफ जीने के लिए आवश्यक है. इट वॉज नॉट बाउंड थ्रू सिंपली द बाउंड्री, इट वॉज नॉट सिंपली you can say bound through the limits of Buddhism. अब अशोका's Dhamma policy was driven by several objectives. Political objectives क्या है? To maintain unity and integrity of empire. मतलब उसका जो राजनीतिक उद्देश्य अशोक का वह है साम्राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखना. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? What are the economic objectives? कि टू डिस्करेज द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स सो दैट कि एग्रेरियन इकोनॉमी कुड हैव बीन प्रमोटेड. माने अशोक का एक लक्ष्य है कि अगर हम पशुओं की बलि पर पाबंदी लगा सकेंगे तो कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होगा. थर्ड वन इज है कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स कि एक्चुअली हिज एम्पायर वाज मल्टीरेशियल, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल. So through propounding and through propagating Dhamma, Ashoka tried to maintain unity among diversities. So this was the cultural objectives. So in sum total, Ashoka's Dhamma was guided mainly by non-religious objective, यानी गैर धार्मिक उद्देश्य से. अब इम्पैक्ट ऑफ अशोका's धम्मा ऑन पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक गवर्नेंस. अब डोमेस्टिक पॉलिसी में देखो उसका जो पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक गवर्नेंस में क्या है? रिड्यूस्ड यूज ऑफ पेनल पावर. यानी अशोका ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ, मतलब उसने दंड शक्ति, कम से कम दंड शक्ति के आधार पर शासन करना चाहा. दैट वाज द वन फैक्टर. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि धम को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में भी धम ही कहते हैं बच्चे और अंग्रेजी में भी धम ही बोलते हैं. जैसे धम और मैं आपको अगर दिक्कत हो रही तो मैं आपको बताता हूं क्या है. जैसे देखो संस्कृत शब्द है धर्म, संस्कृत शब्द है धर्म. तो क्या होता है कि चूंकि संस्कृत में धर्म बोलते हैं और पाली में, जैसे संस्कृत में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है और प्राकृत में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग होता है. तो जिसको संस्कृत में तुम धर्म कहते हो, पाली में उसी को धम कहा जाता है. तो ये पाली और संस्कृत का चक्कर है. नंदनी कह रही कि why Buddhism is more popular worldwide and why people join in large number. नंदिनी अभी तो मैंने 4 फैक्टर बताया है, अभी तो 6 पॉइंट्स हमने दिया है. नंदिनी प्लीज पीछे उलट के देख लीजिए ना, जो चीज मैं पीछे समझा देता हूं फिर आप लोग वही क्वेश्चन करते हो. सो इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर मी. हैव आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू कि बुद्धिज्म हैज, नंदिनी, बुद्धिज्म हैज yes some universal issues like sorrow, disease, old age and death. So I have just mentioned about all these things. Please go through the study material, that will help you a lot. Or whenever I am just teaching you something, so be mentally alert. That's why I am using both the languages so that no one have to find difficulty. लेकिन अगर ऐसे
बताई गई चीजों को बार बार पूछोगे तो फिर आपका कोर्स कैसे प्रोग्रेस होगा। आज भी हम बुद्धिज्म पर ही रह गए, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। रिड्यूस्ड यूज ऑफ पेनल पावर, मतलब कम से कम दंड शक्ति का प्रयोग। इम्फेसिस ऑन पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। वन इम्फेसिस ऑफ अशोकन धम्मा, जो उनका जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, लोक कल्याण। एंड नॉट सिंपली वेलफेयर फॉर मैन, इवन वेलफेयर फॉर एनिमल्स। थर्ड, इंप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। अब अशोका इन हिज 6th मेजर रॉक एडिक्ट ही हैज मेंशन्ड कि हिज ऑफिसर्स कुड मेक अ कॉन्टैक्ट विथ अशोका even if Ashoka was being massaged in his personal apartment। मतलब कि अशोक के बारे में कहा गया कि अशोक ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि उसके अधिकारी तब भी अशोक से मिल सकते थे जब वह अपने व्यक्तिगत शयन कक्ष में मालिश करवा रहा हो। और भी कोई प्रॉब्लम है मिस्टर? अब एक्नॉलेजमेंट ऑफ पब्लिक इंडेटेडनेस। अब अशोका ने एक नॉलेज किया कि एक राजा के रूप में मैं अपनी प्रजा का ऋणी हूं। मतलब इट वॉज द फर्स्ट किंग हु एक्नॉलेज्ड द इंडेटेडनेस टुवर्ड्स हिज पीपल, कि टू प्रोवाइड द बेटर गवर्नेंस, सो दैट इज माई एभाउड ड्यूटी, एंड बीइंग अ किंग आई एम इंडेटेड टू द पीपल। ही वॉज द फर्स्ट किंग इन एंशिएंट हिस्ट्री हु हैव पब्लिकली एडमिटेड द फैक्ट कि ही इज इंडेटेड टू हिज ओन पीपल। मतलब वो अपने ही प्रजा का ऋणी है। और here you can see of the success of Ashoka's domestic policy is reflected in the adoption of the Ashok Chakra, a national symbol by the independent government of India। देखो अब अशोका डोमेस्टिक पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने एक नेशनल सिंबल के रूप में अशोक चक्रा को अडॉप्ट किया हुआ है। अब इंपैक्ट ऑफ अशोका धम्मा पॉलिसी ऑन फॉरेन पॉलिसी, माने इम्पैक्ट ऑफ अशोका धम्मा ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ अशोका। Point 1, Ashoka introduced an alternative foreign policy approach, pioneering efforts to find alternatives to war। माने Ashoka was the first king in the world who tried to bring a permanent solution to war। माने पूरी दुनिया में अशोक पहला ऐसा शासक है जिसने वॉर को ही समाप्त करना चाहा, वॉर का ही विकल्प लाना चाहा। Second one, in his 13th inscription, Ashoka proclaimed his adoption of Dhamma Vijay policy, emphasizing reconciliation over military victory। देखो actually here I have to inform you कि 13th major rock edict, मतलब in 13th order, 13th number order of the 14 major rock edict of Ashoka has mentioned about his conquest of Kalinga, and he also mentioned there कि nearly 1 lakh people were killed and 1,50,000 people were you can say enslaved, and they were imprisoned after this war। So he was so moved by the devastation of war कि he discarded the policy of you can say Bheri Ghosh। Bheri Ghosh means कि the declaration of war, and adopted the policy of Dham Ghosh, means कि the policy of Dhamma Vijay, and he just left the policy of, discarded the policy of military conquest। So that is, you are just informed that he was the first king who did so। Third, Ashoka sent delegations to neighboring countries to propagate the Dhamma doctrine, appointing Dhamma in vice, or you can say in place of traditional ambassadors। Even today, cultural diplomacy remains fundamental to India's relations with Southeast Asia। Here you are informed that कि in fact Ashoka, one of the policy of Ashoka was कि he even started to exchange the Dhamma invoice, means कि, and he basically he started to appoint Dhamdut in place of Rajdut in foreign countries। मतलब and started to send religious missions to foreign countries। तो सिर्फ यही नहीं कि उसने युद्ध की पॉलिसी को छोड़ दिया, बल्कि विदेशों में उसने धार्मिक मिशन भेजने शुरू किया। आप याद करिए, उसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका।
और उसने अपने एम्बेसडर्स को भेजने शुरू कर दिए बाहर, उसको रिलीजियस एम्बेसडर्स को, उसको बोलते हैं राजदूत की जगह धमदूत की जगह राजदूत, राजदूत की जगह धमदूत। और फिर आपको पॉइंट नंबर 4 में हमने कहा कि अशोका स्टार्टेड टू फॉलो लुक वेस्ट पॉलिसी, एंड फ्रॉम लुक वेस्ट पॉलिसी टू लुक ईस्ट पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया. So Ashoka became the father of cultural diplomacy, because cultural diplomacy started with the time of Ashoka for the first time. क्योंकि उसने धार्मिक मिशन भेजने शुरू कर दिए, अपने धमदूत की नियुक्ति शुरू कर दी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो बिकेम द हार्बिंजर ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी, बिकॉज he just tried to promote the relations with Sri Lanka, Southeast Asia, etc., etc. अब last but not the least, here we have given a lot of praise for Ashoka, कि Ashoka since the last 2400 years, in the last, I have just used this term, you can go through it, since the last 2400 years, the world has materially advanced too much, and materially the world has been so advanced. Even today you can say you have just successfully completed the Mars mission and Chandrayaan 3, etc., etc. But you know, in moral field, the world still could not move further than Ashoka declaration of peace and Dhamma. मतलब हम धार्मिक क्षेत्र में आज कितना भी हम भौतिक क्षेत्र में आज चाहे जितना भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन नैतिक क्षेत्र में अशोक की घोषणा से आगे नहीं बढ़ सके हैं. और अशोक ने पश्चिम की ओर देखो की नीति और पूरब की ओर देखो की नीति को भी जन्म दिया, क्योंकि श्रीलंका आज भी देखते हो लुक ईस्ट पॉलिसी हम लोग के लिए कितना पॉपुलर है, और ये पॉलिसी का जन्मदाता अशोक ही है. अब देखो कौटिल्याज फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कौटिल्या एंड अशोका. इनफैक्ट why have I mentioned about the foreign policy of Kautilya? Because Kautilya and Ashoka in both presented the two alternative model of foreign policy of India, two alternative model, two alternative model of the foreign policy of India. अब you are informed here कि Kautilya, Ashoka believed in idealism in foreign policy and Kautilya in realism. So first of all, you come to know कि Kautilya's foreign policy is characterized by a pragmatic and realistic approach, in contrast to Ashoka's idealism. He prioritized opportunism and adopt the Rajmandal system. अब देखो राजमंडल सिस्टम कौटिल्या का क्या है. देखो राजमंडल सिस्टम ये है कि अब ये तुम्हारा अपना कंट्री है, तो ये इधर तुम्हारे इतने सारे कंट्री है, इतने सारे. तो राजमंडल सिस्टम कहता है कि सपोज इट्स योर फ्रेंडली कंट्री, सो योर फ्रेंड्स फ्रेंड इज योर फ्रेंड और योर फ्रेंड्स एनिमी इज योर एनिमी, और योर एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड, और योर एनिमीज और एनिमीज फ्रेंड इज योर फ्रेंड. सो अकॉर्डिंग टू द राजमंडला सिस्टम कौटिल्या डिवाइडेड, मतलब उसने क्या किया कि सारे देशों को सारे नेबरहुड में डिवाइड कर दिया कि आपका मित्र का मित्र है, आपका शत्रु का मित्र शत्रु है आपका, और आपके शत्रु का शत्रु एनिमी का एनिमी आपका फ्रेंड है, एनिमीज फ्रेंड, और एनिमीज फ्रेंड इज योर फ्रेंड. इसी तरह का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, यही इसकी खासियत है. तो शिव शंकर मेनन बोलते हैं, जैसे आप याद करो, मैंने आई हैव टॉट यू वर्ल्ड हिस्ट्री एंड यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू रिकॉल इट. आई हैव डिस्कस्ड विथ यू ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. आर यू रिकॉलिंग? And it was in the Treaty of Westphalia for the first time the concept of the balance of power has been propounded. Are you recalling? So Shiv Shankar Menon, who remained to be, and in the time of Congress government, the foreign secretary. So Shiv Shankar Menon has mentioned that nearly 2000 earlier than the Treaty of Westphalia, Kautilya successfully propounded the theory of balance of power.
मतलब वेस्टफेलिया की संधि से लगभग 2000 वर्ष पहले कौटिल्य ने शक्ति संतुलन की अवधारणा रख डाली, ये कहना है उनका, शिवशंकर मेनन का। तो मैंने मेंशन कर दिया है आपको। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, वंस इमीडिएट नेवर कैन बी अ पोटेंशियल एनिमी, वही जो मैंने आपको बताया, शिवशंकर मेनन का मैंने ये चीज बताया। अब इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द लेगेसी ऑफ बोथ अशोका एंड कौटिल्य आर ऑब्जर्व्ड, ईच कैरिंग इट्स ओन सिग्निफिकेंस, बोथ पॉलिसी आर इंपॉर्टेंट। अब देखो, इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, वन इज द बुद्धिस्ट पॉलिसी, और बुद्धिस्ट मॉडल वाज अशोका, another is opportunist model of Kautilya. For example, you can say Jawaharlal Nehru and Gandhi followed Ashoka's model. Subhash Chandra Bose followed Kautilya's model. Even Indira Gandhi has followed Kautilya's model. And we can't say what model Narendra Modi has followed, because about Narendra Modi's foreign policy still I am not clear, much clear. Because his trend of his policy is changing so fastly, it is very difficult to decide whether he is non-aligned or he is multi-aligned or what is he. So we can't say. तो लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी की जो दो ट्रेंड्स हैं वो इंडिया में हमेशा विजिबल रहे, एक अशोका का, एक कौटिल्य का। एंड एक तरह से तुम कहोगे तो कौटिल्य अप्रोच इज रेलिवेंट फॉर ए स्टेट। अब देखो, कौटिल्य का जो पॉलिसी है वो एक ऐसे स्टेट के लिए है जो स्मॉलर है और जो एम्पायर बनना चाहता है, और अशोका का जो पॉलिसी है वो एक ऐसे एम्पायर के लिए है जिसका कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन हो चुका है, वो स्टेबिलिटी चाहता है, तो वॉट नहीं चाहता है। मेरी बात समझ गए? जैसे कौटिल्य तो एक छोटे से स्टेट की बात करता है। सो कौटिल्यन स्टेट वाज बिग इशू कि द कौटिल्यन स्टेट हैज टू मूव ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस ग्रेजुअली। But the Ashokan empire, Kautilyan state had to progress through war, diplomacy, conspiracy and counter-conspiracy. But Ashoka has represented such an empire which was having a continental size. So Ashoka needed not extend further in any area. So the priority of Ashoka was to consolidate the empire through the policy of peace, through persuasive method. So Ashoka preferred the persuasive method through his policy of Dhamma. अशोका अपने साम्राज्य को अस्थायित्व देना चाहता है, तो यही दोनों में फर्क है। तो मैंने दोनों आपको मैटर में भी दे दिया है। अब माय स्टूडेंट्स, अब यू वेर हैविंग द क्वेरी, सो यू आर मूविंग टू पोस्ट मौर्य पीरियड। अब ये पोस्ट मौर्य पीरियड में तुम्हारे फॉरेन पॉलिसी का जो बेसिक चीज आएगा वो क्या आएगा? उस समय रीना पूछ रही थी, या who was asking this question, I am not recalling so far, रीना और possibly post Maurya period, harmony between Aryan and non-Aryan elements. So the first in post Maurya period religion, you can say a special thing is what? That is assimilation between Aryan and non-Aryan elements. In post-Maurya period, you will come to realize कि assimilation between Aryan and non-Aryan elements, okay? So why the assimilation? So are you recalling you are moving through post-Maurya period? Land grants started for the first time. Previously you have discussed कि it was the सातवाहन rulers who started land grants. सातवाहन किंग ने सबसे पहले भूमि अनुदान आरंभ की थी. So as the result of the land grants, the Brahmins and Buddhist monks, so they were settled in the peripheral region and they came in touch with the tribal elements. So Brahmins tried to drag and you can say attract tribals to join the fourfold Varna system, and Buddhist monks gave them the sermon and education for a disciplined life. So as they touch along with the tribal elements, so gradually the tribal religion and the tribal religious ideas
and the religious the tribal gods and religious ideas started to influence both Brahmanism and Buddhism, so and even Jainism. So assimilation between Aryan and non-Aryan elements became possible due to the phenomena of land grants. मैंने आपको बताया कि देखिए, चूंकि भूमि अनुदान दिया जा रहा था तो जो ब्राह्मण थे और बौद्ध भिक्षु थे उनको सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया जा रहा था, तो जनजातीय लोगों के संपर्क में आए, जनजातीय लोगों को खेती सिखाई, मैंने आपको बताया, और फिर जनजातीय लोगों को ब्राह्मणों ने ललचाया, उन्हें खींचा कि आप वर्ना सिस्टम को ज्वाइन कर लो, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने उनको एक डिसिप्लिन लाइफ की शिक्षा दी। तो दोनों ने उनको अपने अपने ढंग से पढ़ाया, अपने प्रभाव क्षेत्र में लाया, और फिर इसी क्रम में जो ब्राह्मण पंथ है और जो आर्यन पंथ है, नॉन आर्यन पंथ के बीच में एक दूसरे का मिलावट हुई, एसिमिलेशन हुआ, और उसका इंपैक्ट सारे रिलीजन पर पड़ना है, जो हमें पोस्ट मौर्य में आपको समझाना है। तो कल मैं पोस्ट मौर्य ऑनवर्ड्स जाऊंगा, अब देखो अर्ली मिडिवल तक कल पहुंच पाता हूं कि नहीं। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट मौर्य पीरियड, एंड इट इज सिंपली आई होप कि वी शुड रीच टुमारो अप टू अर्ली मिडिवल एज। ओके। Ayushi Pushri sir, but some historians claim that Ashoka accepted Buddhism before Kalinga War. This is another thing. Ayushi, this is another thing. There is a lot of controversy, but you are making a study for general studies, not for optional, I think. So even in optional, this sort of thing is up. There is one idea. Even Romila Thapar has said that Ashoka came in touch with Buddhism much earlier than Kalinga War. It is another thing, no problem. It is not the question of he converted to Buddhism. It is the question that why Ashoka made a claim in 13 major rock edicts. So I have made this point clear. Okay, everybody, I'll see you tomorrow. Thank you very much. Good night.